आपका स्वागत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज डिस्कशन करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट्स के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे 2024 के। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा है, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आइए इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में ये दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ये कह रखा है कि जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट प्लस टू हाउसेस, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों से मिलकर बनता है। मतलब जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट करता है वो प्रेसिडेंट और दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनता है। तो इससे जो है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अब हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम आर्टिकल 59 में जो जिसमें दे रखा है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, इसमें मेंशन है कि 59(1) में द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। तो ये चीज़ इसमें मेंशन है। तो तो इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रखी है। तो आइए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव में मेंशन है। इनका आर्टिकल 52 से 62 तक मेंशन है। अगर हम बात करेंगे, जिसमें 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेंशन कर रखा है, 61 में इनका महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस। बाकी भी अदर फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट्री फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस, इमरजेंसी फंक्शंस जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो भी अलग अलग हैं जो मेंशन है। वो आप प्रेसिडेंट की पावर में पढ़ेंगे। तो आइए हम या पढ़िए कि जैसे कि इनकी पार्डनिंग पावर है जुडिशियल फंक्शंस में, ऑर्डिनेंस पावर 1 to 3 में है, 1 to 3 आर्टिकल में है। ये सब आर्टिकल्स आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस वास्ट में पूछे हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में हैं। तो आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द। अब अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो अमेंडमेंट भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। इसमें इंट्रोड्यूस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला रहे हैं तो कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कौन कौन कर सकता है। तो जो अमेंडमेंट का आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 है, ये मेंशन करता है, जो कि पार्ट 18 में है। पार्ट सॉरी सॉरी पार्ट 20 में है, जो कि मेंशन करता है कि एन अमेंडमेंट इज इनिशिएटेड इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउसेज हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये अमेंडमेंट इनिशिएट हो जाता है। तो इससे आंसर हो जाएगा 1 and 2। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 and 2। तो अमेंडमेंट के आप कैसे कैसे पास होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किस मेजॉरिटी से पास होता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। पहले हम भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं ये पूछ रहा है। तो पहले हम इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे हम। तो पहला है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। इसका इलेक्शन का पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, डिप्टी स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेट फिक्स करते हैं, और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। देखिए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, जो कि आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है, जो कि आर्टिकल 243 के अंडर
ये इलेक्शन कराते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट तो ये भी गलत है। तो डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ अबाउ इलेक्शन। जब अब ये थर्ड स्टेटमेंट है, जब ये इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता ही नहीं है, तो उनके डाउट्स क्यों? उपयुक्त निर्वाचन में सभी संदेहों और विवादों का निर्णय कैसे करेगा जब उनके इलेक्शन करवाते नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन कर रखा है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं, ईसीआई को। देखिए ईसीआई पार्ट 15 का में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और इनका आर्टिकल है 3 टू 4। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन बॉडी बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 3 टू 4 से 3 टू 9 तक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये नॉट को आप ध्यान से पढ़िएगा कभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में डिस्कशन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 53 153 ये ऑफिस ऑफ गवर्नर है, कि हर स्टेट का एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, ये मेंशन कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, कि एग्जीक्यूटिव जो कामकाज होंगे स्टेट के वो गवर्नर के अंडर साइंड होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो और आर्टिकल 155 को देखने से पहले हम 156 देखते हैं। टर्म ऑफ गवर्नर दे रखा है जो कि सही है इसमें, कि ये दे रखा है कि जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर काम करेगा, और गवर्नर रिजाइन कर सकता है अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देके, और इनका टर्म होगा 5 ईयर्स का, या फिर जब से तक नए गवर्नर ऑफिस में अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। तो इसी में ही इनके उन आर्टिकल 156 में ही दे रखा है कि कैसे गवर्नर को रिमूव करना है या रिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिकल 59 जो है वो गलत हो जाता है। तो यही है आंसर हमारा, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 155 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 155 में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आर्टिकल्स आपको अब ये, आप जैसे ही पीवाईक्यूज कर रहे हैं आपको ये ध्यान दे रहे होंगे कि यूपीपीसीएस में पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, तो उससे आप काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? नॉट। ऑप्शंस पे आते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये दिया गया है। ये मेंशन है जो कि आर्टिकल 19 सी, आर्टिकल 19 बी है, 1 का बी है। और फ्रीडम टू ओन एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ये नहीं ये मेंशन था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट एक्ट में इसे हटा दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो यही आंसर होगा, लेकिन हम आगे भी डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये आर्टिकल 19 1 डी है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 1 जी है, 1 जी है, 19 आर्टिकल 1 जी है। तो ये फ्रीडम टू ओन एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी अब आर्टिकल 300 ए के में आ गया है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है, जो कि पार्ट 12 का हिस्सा है, पार्ट 12 का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आर्टिकल 19 दे रखा है, तो आप आर्टिकल 19 के सारे प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा। जैसे आर्टिकल 19 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 1 बी टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात करता है, जो इसमें मेंशन है। आर्टिकल 3 फॉर्म एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। डी जो है फ्रीली टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल ई जो है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं कि ट्राइबल एरियाज में नहीं, शेड्यूल एरियाज में नहीं कर सकते। जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, जो कि ये वाला आर्टिकल है। पर इसके साथ-साथ आर्टिकल 19 2 में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं, जो कि हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन सब के बेसिस पे ये जो आर्टिकल 19 में पावर फ्रीडम दी गई है वो रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सेशन और रीजनिंग है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि आप नीचे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। तो सेशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। अगर ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम डिस्कशन करेंगे आगे कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। रीजन बढ़ते हैं। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल 53 में ही मेंशन है कि गवर्नर ऑफ स्टेट देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ फॉर ईच स्टेट, और इसी में ही आगे मेंशन है नथिंग इन दिस आर्टिकल जो कि शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स, जो कि पास्ट में और प्रेजेंट में एक गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर रहते हैं, या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर के पद पे रहते हैं। तो इसमें
जो assertion है वो गलत है, तो assertion जो है वो false है और reasoning जो है वो true है। तो इसका आंसर होगा बी। आइए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आप देख रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 से 35 तक दिए गए हैं। तो उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो कि में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये गारंटीड है दो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ये भी सही है, फॉरनर्स को नहीं मिलते। रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, ये कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? ये आर्टिकल 16 की बात हो रही है। क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 3 की बात हो रही है, जिसमें क्रिएशन ऑफ जो न्यू स्टेट्स है वो आर्टिकल पार्लियामेंट का पावर है। अल्टरिंग द नेम ऑफ न्यू स्टेट्स, ये जो स्टेटमेंट है, ये ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते हैं जो नाम बदलना है। ये भी आर्टिकल 3 में ही पावर ऑफ पार्लियामेंट ही है। तो इसमें नॉट पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है, तो यही किसी राज्य का नाम बदलने का वो भी पार्लियामेंट ही करता है। इसका आगे हम इसी बारे में ही 2024 में क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्टिकल 96 देखेंगे। ओ सॉरी, आर्टिकल 96 कॉन्स्टिट्यूशनल 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे। इसने उड़िया को उड़िया से मेंशन किया था, चेंज किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सूची 1 और सूची 1 में सम्मिलित कीजिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये किसमें मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 266 में, जो कि पार्ट 12 में आता है। आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 266 में मेंशन है। अगर हम इसके आगे देखना चाहें तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 267 में मेंशन है। फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 का पार्ट है। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। तो ये भी पार्ट 12 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आर्टिकल 60 में है, जो आज तक कभी नहीं लगी है। ये आर्टिकल 60 में है, जो कि इमरजेंसी पार्ट किसमें है? पार्ट 18 में। इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 में आता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 जो पार्ट 5 में आता है। तो अब ये देखेंगे हम कि कौन सा सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए का 1 है, ए का 1 किस में है? इन दोनों में है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ए का, बी का 3 है, बी का 3 इसमें है, इसमें है। तो आपको अगर ए और बी पता है, उसी से आंसर आ गया कि आंसर होगा सी। तो आप सी आंसर अब इससे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको चारों नहीं पता है, तब भी आप मैच द फॉलोइंग करेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से इसकी परिकल्पना की गई है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता का अंत जो है, ये आर्टिकल 17 का हिस्सा है। और आर्टिकल 17 का हिस्सा है आर्टिकल 17 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में है। तो ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ये आर्टिकल 29 और 30 है, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जबकि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये दोनों जो आर्टिकल हैं वो इसमें आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। तो अब हमने ये देखा, तो अब 2 और 3 करेक्ट है इसमें। तो उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 और 3, ये ऑप्शन। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स विथ आर्टिकल्स, कौन-कौन से आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स याद रहने चाहिए, याद करिए आप, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर एज रीजन। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी कहलाती है, जो कि सही है। इमरजेंसी, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, ये आर्टिकल इमरजेंसी की बात कर रहा है। और एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल असर्शन जो है।
पहला जो स्टेटमेंट है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 50 आर्टिकल 352 में मेंशन है, जो कि मैंने पहले बताया, पार्ट 18 में दिया हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, और इसी पेपर में ही पूछा गया है ये आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कुछ लोग कुछ बच्चे इसके सेकंड स्टेटमेंट को गलत भी टिक कर सकते हैं, पर अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, जैसा आर्टिकल 352 में मेंशन है कि 3 तरह से अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों से उत्पन्न होती है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये स्थिति कभी भी आ सकती है, तो उससे जो है कभी भी आ सकती है, तो उससे जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। पर ये जो रीजन दे रखा है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इमरजेंसी 3 कारणों से लगेगी, उत्पन्न कभी भी हो सकती है, तो इसका आंसर ए होगा। बाकी हमने 3 तरह की इमरजेंसी होती है उसको डिस्कशन कर लिया। पार्ट 18 में मेंशन है इमरजेंसी प्रोविजंस, वो भी मेंशन कर लिया। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये ये नहीं ये आर्टिकल्स हैं जो कभी नहीं खत्म होते। ह्यूमन इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शंस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। आप इस क्वेश्चंस को जनरली सिंपली जस्ट पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉलेज। जस्ट पढ़िए, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब जनरली पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है आर्टिकल 315, पार्लियामेंट्री लॉज भी मेंशन कर रखा है। एग्जांपल के तौर पे हम अभी देख सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर बनाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और कन्वेंशन जो प्रीवियसली हिस्टोरिकल कन्वेंशन वो फॉलो होती हैं, उन वो भी। तो इससे हम पहली दृष्टि में लगता है कि चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, जो कि यही सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें चारों स्टेटमेंट सही होंगी कि यूपीएससी को जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी, पार्लियामेंट्री लॉ से भी, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से भी, कन्वेंशन से भी पावर्स मिलती हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेवल इन नॉट ए लेवल इन द 3 टायर पंचायती राज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, कब बैठाई गई थी? 1957 में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया, बस अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन कि इन्होंने 3 टायर रिकमेंड किया था, जिसमें पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति फर्स्ट, सेकंड, और तीसरा था जिला पंचायत। जो नहीं मेंशन है वो है न्याय पंचायत। न्याय पंच न्याय पंचायत। अब इस क्वेश्चन में हम, तो ये आंसर हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन-कौन सी पंचायती राज की कमिटीज़ हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बिठाई गई थी, जिससे फर्स्ट टाइम नागौर जिले में जो ग्राम सभा मतलब पहला बनी थी, वो राजस्थान में नागौर जिले में बनी थी। इसने 3 टायर रिकमेंडेशन दिया था। दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में जनता गवर्नमेंट ने बिठाई थी, जो जिसने 2 टायर रिकमेंड किया था। तीसरा है जीवीके राव, जो कि 1985 में बनी थी। इसने ग्राम सभा को बेसिक, जो पंचायत को है वो बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग रिकमेंड किया था। और चौथा है अलम सिंघवी, 1996 में बनी थी। इसने कहा था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए और इसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दी जाए। ये यही इसी इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद जो 17th और 74th 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई गई है। पार्ट 9 और पार्ट 9 ए ऐड किया गया है, और इनको शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 ऐड हुए हैं। तो ये होगी पंचायती राज की बात। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendation of selection committee, with the Prime Minister as the chairman and consisting among others of the following। देखिए, सिलेक्शन कमेटी होती है लोकपाल एंड लोकायुक्त में, जो कि लोकपाल नियुक्त करती है, रिकमेंड करती है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो इसमें 5 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है, 5 मेंबर की। तो 1 मेंबर पीएम होते हैं। बाकी 4 मेंबर कौन होते हैं? बाकी 4 मेंबर होते हैं, पहले होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, जो सीजेआई। दूसरे होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तीसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये प्राइम मिनिस्टर के अलावा ये बाकी ये 3 मेंबर हो गए, और जो चौथे होते हैं इसमें एक एमिनेंट जूरिस्ट, जो कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, तो आंसर है डी ऑप्शन। तो ये सही है। तो आइए, तो इसमें और भी अगर देखा जाए तो पहले लोकायुक्त पिनाकी चंद्र घोष जी थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। तो इलेक्शन कमीशन जो कि करेक्टली मैच दे रखा है, तो ये इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है, 324 है, हमने अभी पीछे ही मेंशन किया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये इसका आर्टिकल है 338। फाइनेंस कमीशन का हमने अभी पीछे ही मेंशन किया, 280 है, आर्टिकल 280। अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये आर्टिकल 340 में ही है कि में दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लासेस, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जबकि एनसीबीसी अगर हम कहेंगे तो आर्टिकल 338 बी में है। तो उस हिसाब से जो कमीशन ने इसको सही आंसर माना हुआ है। तो अब हम और आगे देखते हैं कि आर्टिकल 165 किस लिए है। 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 148 किस लिए है? आर्टिकल 148 सीएजी है, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 263 है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को मेंशन किया है जो प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो ये चीज़ है, तो आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कमीशन ने भी यही आंसर को सही माना है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट ये है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये किस का है? 1951 का है। ये शुरुआत क्यों था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था 1951 में, जिसमें से जो जमादारी अबोलिशन एक्ट आया था उसमें लोगों राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया है। इस बेसिस पे 1951 में इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। तो 1951 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस कब का है? 1965 का। ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करता है, जिसमें 80 सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल किया था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फॉर फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। तीसरा केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चौथा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 का केस है। इसी में ही आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट सभी पार्ट्स को, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी उसको अमेंड कर सकता है, बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डाइल्यूट ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ये क्वेश्चन आप एक्ट में ले सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस पे 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब इसको हम सिंपली, अगर आपको ये एक्ट पता है कि ये एक्ट 2013 में आया है, तो उसी से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड गलत हो गई तो सीधा का सीधा आंसर डी हो गया। देखा? तो जबकि अब हम पहली दूसरी स्टेटमेंट भी देखते हैं, 75 और 50, 75 रूरल में और 50% पॉपुलेशन अर्बन में, ये कवर करेगा। ये न्यूट्रिशन सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और इसी के तहत पीएम गरीब कल्याण गरीब कल्याण योजना के अंडर अभी फ्री, इवन कोरोना में भी 2024 तक, उसके बाद अब 5 साल के लिए और 5 मोर ईयर्स टिल 2029 तक फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री राशन टू 80 करोड़ पॉपुलेशन को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैच द अमेंडमेंट विद देयर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पीछे जाके हम ये देखते हैं कि इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन जुलाई 5 2010। तो इसका करेक्ट डेट जो है वो सितंबर 10 2013 है। तो याद रखिए, मेरी पूछा है आने वाले एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका आंसर आपको बता दिया है यहीं पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द अमेंडमेंट विद देयर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आया था 1976 में, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस लिए है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आया था आर्टिकल 1985 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में आया था। इसमें अमेंड हुआ था आर्टिकल 21A ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, जिसमें पेरेंट्स को ड्यूटी दी गई थी कि बच्चों को 14 ईयर्स तक पढ़ने की ड्यूटी, स्कूल भेजने की ड्यूटी। अब यहीं पे जो मैंने पीछे मेंशन किया था कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया था 2011 में, जिसमें उड़िया से मेंशन किया गया था, रिप्लेस किया गया था। अब देखते हैं ए का है 3, ए का 3, तो अब मैच है ये। अब एक ही से ये आंसर आ सकता है, अगर आपको एक ही पता है तो ये इजी क्वेश्चन में हो गया। और 52 का बी का 1, 86 सी का 4, डी का 2।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे ये हो गया कि आपको अमेंडमेंट्स विथ ईयर याद रखने की जरूरत है। अब जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें ये भी इसमें देखिए किस किस तरीके के किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है और उससे रिलेटेड आपकी स्टैटिक तैयारी रहनी चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू मैच द फॉलोइंग से। तो अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो आज का हमारे प्रधानमंत्री का जो स्टेट और सेंटर का रिलेशंस की बात होती है तो नारा भी है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात किसने कहा था? ये ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा था कि सहकारी संघवाद है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? ये कहा है मॉरिस जोन्स जी ने कहा है। क्वासी फेडरलिज्म केसी वियर ने। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आइवर जेनिंग जी ने कहा है। तो ए के फोर, अगर यही हमें पता है ए का फोर है तो उसी से आंसर आ रहा है कि जब आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसी में ही ये है, तो ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो कि इस बार मैच में पूछा गया, 2024 में मैच में पूछा गया है। अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्मड इन जनवरी 1934, जो कि सही है। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली जॉइंड द पार्टी ड्यू टू, जो कि ये गलत है। तो आयोग ने आंसर दिया है उसमें जो दोनों को स्टेटमेंट गलत दी है, पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में जो भी फॉर्म्ड हुई थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू के मेंबर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, वो सोशलिस्ट को थे, वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो इसका आंसर ओनली वन होगा, जबकि आयोग ने इसका आंसर दोनों दिया हुआ है। तो ये जबकि इसकी फर्स्ट आंसर की है, मैंने इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि आयोग ने क्या आंसर दिया इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी है, एवरी स्टेट। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है एक्सट्रीम, ये एवरी स्टेट के लिए नहीं होगा। जो स्टेट कंसर्न्ड है, जहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज को बचाने की ज़रूरत है, उनमें अपॉइंट किया जाएगा। हर स्टेट में नहीं अपॉइंट किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 350 बी वॉज एडेड इन फॉर दिस बाई द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि गलत है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेदर वन, ना तो वन ना ही बी। ये आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, कंकरेंट लिस्ट में कौन है? ये है। तो शेड्यूल 7 में आपको पता है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो तीनों लिस्ट में है, ये तीनों में है। एंड यूनियन लिस्ट में ये एंट्री 41, 42 में है, स्टेट लिस्ट में ये 26 में है, कंकरेंट लिस्ट में 33 में, तीनों में है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज एंड इंटर स्टेट ट्रेड वो यूनियन लिस्ट में है, इंट्रा स्टेट ट्रेड स्टेट के अंदर ही वो स्टेट में है, बाकी ट्रेड कंकरेंट में दे रखा है। अडल्ट्रेशन ऑफ गुड और सक्सेशन, ये एंट्री 18, और ये एंट्री 5, ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएंगे इसके, 2 और 3 आंसर हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब हमने पीछे पंचायती राज डिस्कशन किया तो हमने बताया था इसका आंसर, ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए तो ये पढ़ सकते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हैं लोकल गवर्नेंस के लिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि 1992 में ये एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए थे 1992 में। ये इंप्लीमेंट कब हुए थे? इंप्लीमेंट, क्योंकि यही पूछा हुआ है, 24 अप्रैल 1993 में। अब शेड्यूल, इसने 2 शेड्यूल ऐड किए थे, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल पावर्स देने की बात हुई थी लोकल गवर्नेंस को, और जो कि पंचायती राज के लिए है, पंचायत के लिए। और शेड्यूल 12 जो है 18 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। ठीक है, तो अब शेड्यूल्ड एरिया कि ये लोकल गवर्नमेंट है वो शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं हो रही थी, तो इसके लिए शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत को लाने के लिए पीस एक्ट आया था, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। इसके बाद शेड्यूल्ड एरिया में भी पंचायत को, लोकल बॉडीज को लाया गया था, तो उसके लिए ये एक्ट है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो ये पॉलिटिक्स जो है 2024 का कंप्लीट हो गया है। आगे हम अदर सब्जेक्ट्स के भी देखेंगे। तो थैंक यू, अभी के लिए आगे अदर सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। थैंक यू।